में धर्म का एक एंगल भी रहता है। इसी एंगल पर बीजेपी और कांग्रेस नया सियासी गणित आजमाती हैं। बीजेपी ने जहां मुस्लिम बहुल्य सीटों पर हिंदुत्व कार्ड चला है, तो वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है। इस चुनावी समर में क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड चलेगा या फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा? क्योंकि बीजेपी ने इन सीटों पर बाबाओं पर भरोसा जताया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के रण में जाति का फैक्टर जितना मजबूत है, उतना ही काफी सीटों पर धर्म का एंगल भी है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन मुस्लिम दबदबे वाली सीटों पर हिंदू धर्मगुरुओं को उतारकर हिंदुत्व का कार्ड जरूर खेल दिया। क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व की जो सियासी बिसात बिछाई, उसका तोड़ कांग्रेस के पास भी नहीं। हालांकि राजस्थान की धरती पर बाबा पॉलिटिक्स का एक अपना खेल चलता रहता है। सरकार किसी की भी हो, कथावाचकों और बाबाओं की सक्रियता न थमती है और न ही इनके बिना किसी भी नेता की सियासत पूरी मानी जाती है। सियासत में वैसे भी माहौल का बनना ज्यादा जरूरी माना जाता है। उसी माहौल को बनाने में ये धर्मगुरु अपनी भूमिका भी अदा करते हैं। चुनाव में किसी कितना इन बाबाओं से फायदा होता है, इसे लेकर भी एक अलग अलग ही बहस चलती रहती है। लेकिन देखा गया है, हर पार्टी और हर नेता इन बाबाओं के पास जाता भी है, इनके कार्यक्रम भी करवाता है और धार्मिक ध्रुवीकरण का हर बार प्रयास भी किया जाता है। हर पार्टी विचारधारा से ऊपर जाकर उन्हें अपने पास लाने का प्रयास करती है। ऐसी ही राजस्थान की कुछ सीटें हैं जहां बाबाओं के मैदान में उतरने से पूरा चुनावी माहौल ही बदल चुका है, जिनमें पोकरण से लेकर तिजारा और हवा महल की सीट शामिल है। पोकरण और तिजारा में होते पूरा चुनाव ही धर्म के आधार पर लड़ा गया है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार महंत संतों को मुस्लिम बहुल सीट पर उतारकर हिंदुत्व का मजबूत दांव चला। तिजारा सीट पर बीजेपी से बाबा बालकनाथ, जयपुर के हवा महल सीट पर बाल मुकुंद आचार्य, पोकरण सीट पर तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी को, पचदारा सीट से भजन गायक प्रकाश माली, तो सिरोही सीट पर चामुंडा माता मंदिर के पुजारी ओटाराम देवासी पर बीजेपी का दांव है। इससे ही राजस्थान में बीजेपी की महंत पॉलिटिक्स और सियासी मकसद को साफ तौर पर समझा जा सकता है। हम आपको ऐसे ही कुछ सीटों के विषय में बताएंगे जहां बीजेपी ने मजबूती के साथ हिंदुत्व का कार्ड खेला, जिनमें पहला नाम अलवर जिले की तिजारा विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने यहां से बाबा बालकनाथ पर भरोसा जताया। बाबा के सामने कांग्रेस के इमरान खान हैं। अब आपको इस सीट का पूरा चुनावी गणित समझाते हैं और बाबा इस सीट पर कैसे बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे, ये भी बताते हैं। क्योंकि तिजारा सीट मुस्लिम बहुल सीटों में गिनी जाती है। तिजारा में मुस्लिम वोटर 1 लाख से ज्यादा हैं, एससी 55,000, यादव वोटर 40,000 के करीब हैं, गुर्जर वोटर 20,000 है। जिसके चलते कांग्रेस ने मेवाती इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गोरखनाथ पीठ महंत हैं, उसी तरह बालकनाथ भी मस्तनाथ मठ के महंत हैं। दोनों नेता एक ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तिजारा में आजादी के बाद से ही मेवों और यादवों के बीच लड़ाई देखी गई है, जिसमें 12 विधानसभा चुनावों में से 7 में मेवों ने जीत हासिल की। ऐसी ही एक सीट है जैसलमेर की पोकरण, जहां का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प। यहाँ 2 धर्म गुरुओं के बीच चुनावी समर है। पोकरण में धर्म एक अहम भूमिका निभाएगा। पूरा चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा गया। बीजेपी ने इस सीट से महंत प्रतापपुरी को उतारा, जिनका मुकाबला साले मोहम्मद से है।
साले मोहम्मद के पिता भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ऐसे में पोखरण सीट पर मुकाबला संत बनाम फकीर हो चुका है। पोखरण सीट पर करीब 65,000 मुस्लिम आबादी है। वहीं राजपूत 50,000, दलित 45,000, ओबीसी 35,000 है। पोखरण सीट पर 2018 में प्रतापपुरी को साले मोहम्मद से 872 वोटों से हार मिली। कांग्रेस के साले मोहम्मद मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे हैं। साले के पिता गाजी फकीर हैं। वहीं तारातर मठ के महंत प्रतापपुरी 2013 में यहीं से विधायक रहे हैं। महंत प्रतापपुरी के मठ बाड़मेर में है, जिसका प्रभाव पूरे जोधपुर संभाग में पड़ता है। महंत प्रतापपुरी ने पोखरण में लव जिहाद पर भी मोर्चा खोला हुआ है। हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर भी महंत प्रतापपुरी मुखर रहते हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल सीट पोखरण और तिजारा में कांग्रेस के मुस्लिम कार्ड के जवाब में बीजेपी ने हिंदुत्व का दांव चला, ताकि बहुसंख्यक वोटों के एकजुट किया जा सके। हालांकि इससे अलग कुछ और सीटों पर भी बीजेपी ने बाबाओं पर भरोसा जताया, जिनमें हवा महल की सीट पर बाल मुकुंद आचार्य मैदान में, जिनका सामना कांग्रेस के RR तिवारी से है। हवा महल में करीब 2,54,000 वोटर हैं, जिनमें से 1,07,000 से ज्यादा मुस्लिम हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 40,000 है, वैश्य 35,000 और SC 25,000 है। हवा महल से ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीतता है। बाल मुकुंद आचार्य ने प्रचार भी हिंदू क्षेत्रों में किया। बाल मुकुंद आचार्य के मुद्दों में परकोटे में तोड़े गए मंदिर और लोगों का पलायन प्रमुख रूप से है। 2018 में महज 9,282 वोटों से महेश जोशी ने बीजेपी के पारिक को शिकस्त दी थी। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर है। इस मुद्दे पर कोई समझौता करने को भी तैयार नहीं। इसका उदाहरण हालांकि राजस्थान की 8 से 10 जिलों की 35 सीटों पर मुस्लिमों का ही प्रभाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कितना मजबूत है, क्योंकि मुस्लिम बहुल तिजारा, पोखरण, हवा महल में 2018 के चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। इस सफर में न कोई अपना होता है न ही पराया। कब कौन अपने हो जाए और कब कौन बेगाने, ये तो हालात ही तय करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही बानगी दिख रही है, जहां भतीजी सियासी रण में चाचा को धूल चटा देने पर आमादा है, तो कहीं पिता और पुत्री के बीच ही सियासी घमासान मचा है। सियासी चौसर पर दाव लगे हैं रिश्ते। देखिए इस रिपोर्ट में। एक कहावत है कि राजनीति में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं होता। इसका एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान भी बन गया है। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहाँ परिवार से ज्यादा सियासत अहम हो गई है। चुनाव में राजनीति रिश्तों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कहीं पति पत्नी एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं जीजा साली और चाचा भतीजी आमने सामने हैं। किसी सीट पर बेटी ने पिता के खिलाफ, तो वहीं एक दूसरी सीट पर पिता ने बेटे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। कहीं 20 से अधिक बार हारने वाला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो कहीं जमीन बेचकर चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जयपुर जिले में आने वाली बस्सी विधानसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है। इस सीट की लड़ाई इसीलिए चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहाँ उतरे प्रत्याशी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यहाँ कांग्रेस से पूर्व IPS लक्ष्मण मीणा चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने रिटायर्ड IAS चंद्रमोहन मीणा को टिकट थमा दिया है। लक्ष्मण और चंद्रमोहन का बचपन साथ में गुजरा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनके गांव भी आसपास ही हैं। दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। अब दोनों एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी में हैं।
प्रदेश की दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा सीट सीकर जिले की दांता रामगढ़ है, जहां पति और पत्नी ही आमने सामने हैं। यहां कांग्रेस से मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं, जबकि उनका मुकाबला उनकी पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह से है। रीटा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। रीटा सिंह दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह की पुत्रवधू हैं। रीटा वर्तमान में राजस्थान में जेजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पति पत्नी के बीच होने वाला चुनावी मुकाबला पूरे राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं अलवर जिले की अलवर ग्रामीण सीट पर पिता के सामने पुत्री चुनावी मैदान में उतरी हैं। पिता पुत्री के आमने सामने होने से गांव समाज और परिवार के लोग भी हैरान परेशान हैं। इस सीट पर बीजेपी ने जयराम जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेटी मीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों जाटव परिवार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बहन ने अपने भाई को चप्पल मार दी थी। पिता पुत्री के समर्थकों में मारपीट भी हो चुकी है। हालांकि मीरा जाटव भी बीजेपी से टिकट मांग रही थी। जब मीरा को ये खबर लगी कि उनके पिता जयराम का नाम कुछ संभावित नाम में फाइनल है, उसको लेकर मीरा गुस्सा होकर अन्य दावेदारों के साथ जयपुर पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गई। इस दौरान जयराम और उनकी पुत्री मीरा के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच मीरा ने अपने ही भाई को चप्पल उठाकर मार दी। राजनीति में रिश्तों से ज्यादा नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी होती है, फिर चाहे पिता पुत्र हो या फिर पति पत्नी। लेकिन धौलपुर विधानसभा सीट पर जीजा साली आमने सामने हैं। यहाँ सत्ताधारी कांग्रेस ने शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। वहीं शोभा रानी के सामने बीजेपी ने उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बता दें कि पहले शोभा रानी कुशवाहा बीजेपी की ही विधायक थीं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के आरोप में पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। शोभा रानी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर ली। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को शोभा रानी ने हराया था, उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर जीजा साली की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये सीट इसीलिए भी चर्चा में है कि पहले जो बीजेपी से चुनाव लड़ा वो अब कांग्रेस से लड़ रहा है, और जो कांग्रेस से लड़ा वो अब बीजेपी से ताल ठोक रहा है। ऐसी ही परिवार की एक सियासी लड़ाई चूरू में भी लड़ी जा रही है, जहां जिले की भादरा सीट पर चाचा भतीजा हैं। चाचा भतीजे के बीच मुकाबला। यहां बीजेपी की ओर से संजीव बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उनके भतीजे अजीत बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, संजीव बेनीवाल बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बेनीवाल साल 1998 और 2013 में विधायक रह चुके हैं। वहीं नागौर और खितड़ी में भी मुकाबला चाचा और भतीजे में है, जहां दोनों तरफ से एक दूसरे को हराने का दम भरा जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें नागौर में पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कांग्रेस ने उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा को अपना उम्मीदवार चुना है। इसी तरह झुंझुनू जिले की खेतड़ी सीट पर धर्मपाल गुर्जर, उनके भाई दाताराम गुर्जर और दाताराम की बेटी मनीषा गुर्जर बीजेपी से टिकट की दौड़ में थे। बीजेपी ने धर्मपाल गुर्जर को चुने जाने के बाद मनीषा ने बगावत कर दी और कांग्रेस से टिकट लेकर मैदान में उतर गई हैं। अब परिवार के सियासी जंग में सबने एक दूसरे को पटखनी देने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन यहाँ परिवार से ज्यादा सियासत महत्वपूर्ण है। इस सियासी जंग में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो राजस्थान में जाति का फैक्टर एक सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जाति फैक्टर पर ही टिकट भी दिए जाते हैं और योजनाएं भी बनाई जाती हैं। लेकिन इस बार सियासत में बड़ा उथल पुथल जाति की राजनीति से ही होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। जाति
ये वो राजनीतिक विरासत है जिस पर अधिकार तो सभी पार्टियां चाहती है, चुनाव में भुनाना भी चाहती है, लेकिन खुलकर मैदान में नहीं आ सकती। हालांकि राजस्थान में जातियों की सियासत उतनी ही राजनीतिक पार्टियों के लिए उपयोगी है जितना जातियों के नाम पर वोट बिहार और यूपी में पड़ता है। राजस्थान के चुनावी समीकरण में जातियां अहम भूमिका निभाती हैं। आज हम आपको राजस्थान की जातीय सियासत की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही बताएंगे कि कौन सी जाति प्रदेश में कितनी असरदार है, किसका प्रभाव किस क्षेत्र में है और कौन कौन सी जाति पूरी तरीके से राजस्थान की सियासत को मोड़ देती है। हालांकि प्रदेश में यूं तो लगभग हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन चुनावी हार जीत में जाट, गुर्जर, राजपूत और मीणा की अहम भूमिका रहती है। इन चारों जातियों के लगभग 29% मतदाता हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं। वहीं प्रदेश की 59 सीटें आरक्षित भी हैं। दूसरी तरफ सभी जातियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए महापंचायत भी आयोजित की थी। राजस्थान के सियासी हलकों में जातीय समीकरण को जो भी दल साधने में सफल रहता है, उसी के हाथों में सत्ता होती है। राजस्थान में 89% आबादी हिंदू, 9% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 18%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 13%, जाटों की आबादी 12%, गुर्जर और राजपूतों की आबादी 9-9%, ब्राह्मण और मीणा की आबादी 7-7% है। हालांकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जातीय समीकरण भी अलग अलग ही है। शेखावाटी और मारवाड़ की 31 विधानसभा क्षेत्रों में जाटों का दबदबा है। राज्य की 37 सीटें जाटों के दबदबे वाली हैं, जबकि 17 सीटों पर राजपूतों का वर्चस्व है। 35 से 40 सीटों पर गुर्जर समाज का दबदबा है। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सोलंबर जिले मेवाड़ में आते हैं, जिसमें आदिवासी और अन्य जातियों का वर्चस्व है। वहीं पूर्वी राजस्थान में हर बार वोटर्स का मूड समझना ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के वोटर्स का मूड हर बार बदल जाता है। पूर्वी राजस्थान में कुल 7 जिले आते हैं। इन जिलों में एमबीसी और मीणा समाज का ज्यादा प्रभाव है। एमबीसी में गुर्जर, गडरिया, रेबारी, रायका, गड़िया लोहार, देवासी और बंजारा जाति के लोग आते हैं। इस लिहाज से किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए ओबीसी वोट को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि भले ही कांग्रेस और बीजेपी विकास, लोक कल्याण के नाम पर प्रचार करते हों, लेकिन टिकट का वितरण जाति के आधार पर ही होता है। बात सिर्फ 2023 की विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ने जातीय समीकरणों को पूरी तरीके से ध्यान में रखा है। जिस तरीके से इस बार पार्टियों ने जातियों को साथ का टिकट दिया है, आंकड़े साफ बताते हैं कि राजस्थान की राजनीति में ओबीसी एकदम बुलेट प्रूफ है, उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो कांग्रेस ने सर्वाधिक 36 टिकट जाट समाज को दिए हैं, वहीं बीजेपी ने सर्वाधिक 34 टिकट एससी वर्ग को दिए, जबकि दूसरे बड़े आंकड़े के मामले में दोनों की स्थिति पहले वाले के आंकड़े से विपरीत है। यहाँ कांग्रेस ने दूसरे सबसे ज्यादा 34 टिकट एससी वर्ग को दिए हैं, तो इस बार बीजेपी ने दूसरे सबसे ज्यादा 33 टिकट जाट समाज को दिए हैं। हालांकि राजस्थान में 1993 से अब तक 30 साल के चुनाव में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती आई है, इस लिहाज से ये कांग्रेस की सरकार जाने का साल है। लेकिन इस बार कांग्रेस और उसका नेतृत्व तो काफी अलग अंदाज में काम कर रहा है। कांग्रेस ने चुनावी माहौल ऐसा बना दिया है मानो उलटफेर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं पर अनुशासन का डंडा चला है। प्रदेश सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ महेंद्र कोठारी और पूर्व राणा राज सिंह मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल को निष्कासित कर दिया गया है। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने का आरोप इन पर लगा और इसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई पार्टी की ओर से की गई है। दोनों पदाधिकारी को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। तो अनुशासन को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई
बीजेपी की ओर से की गई है, जहां पर दोनों के ऊपर ये आरोप थे कि जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट्स बीजेपी की ओर से खड़े किए गए हैं, उनके विपरीत जाकर दूसरे कैंडिडेट्स का ये चुनावी प्रचार कर रहे थे, जिसे लेकर अनुशासन का डंडा इन दोनों पर चला है। और अब मिशन स्वच्छता और पानी स्पेशल। वर्ल्ड टॉयलेट वीक के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली है। इस खास मौके पर आइए देखते हैं भारत के स्वच्छता का सफर। शहरी भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सकते? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।